Now we are going to class 8 from ML Agrawal, page number 143, chapter 8 and exercise 8.1, direct and inverse variation. ओके, सो फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन हम डिराइव करते यहाँ पे सॉल्व करते हैं. देन आफ्टर आपको आज बेस्ट ट्रिक के साथ सॉल्व कराएंगे प्रोपर्शन एंड डायरेक्ट प्रोपर्शन, और उसके बारे में जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे. पहले हम फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, देन आफ्टर. ओके, सो फर्स्ट नंबर देखते हैं. ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड इफ एक्स वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शंस का रूल्स होता है, हम आपको थर्ड नंबर से स्टार्ट कराएंगे. थोड़ा सा वेट करिएगा क्योंकि इसे इजी है तो हम सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ पे देखिए, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन में सेटअप है. चेक करते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शंस को फॉलो करता है, अदरवाइज नहीं. तो देखते हैं यहाँ पे सिंपली फॉर्म में करते हैं हम. 5 एंड 15, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15. तो ये कॉलम पे हम आंसर लिखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आया 1/3. चलिए नेक्स्ट. 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 1/3. ये आपका सेकंड. देखिए दोनों इक्वल हो रहे हैं, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शंस को फॉलो कर रहे हैं अभी तक. 12 1 जा 12, 12 3 जा 36. यहाँ भी आपका 1/3 ही आंसर आया. 15 1 जा 15, 15 4 जा 60. इस कारण आपका डायरेक्टली फेल हो गया. देखिए अभी तक 1/3 1/3 1/3, यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया ना 1/4, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शंस को फॉलो नहीं करेगा. 18 4 जा 72. सो यहाँ पे भी आंसर हमारा क्या आ रहा है 1/4. एंड लास्ट नंबर देखते हैं. तो 21 जा 20, 25 जा 100. तो यहाँ पे आंसर आया 1/5. अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो कौन कौन से आंसर हमारे इक्वल हो रहे हैं. ये इक्वल हुआ इससे, ये इक्वल हुआ इससे अपॉन से, और ये जो इक्वल है ये डज नॉट इक्वल टू है. क्लियर, ये इक्वल नहीं है क्योंकि भाई 1/3 1/4 है. अब 1/4 1/4 तो है इक्वल, लेकिन कोई मतलब का नहीं है क्योंकि हमें तो सभी इक्वल चाहिए. तो इसका आंसर क्या हुआ, यहाँ पे हम आंसर कर देते हैं फर्स्ट का. एक्स एंड वाई आर नॉट प्रोपोर्शन, नॉट प्रोपोर्शन. ठीक है, चलिए अब सेकंड नंबर देखते हैं. यहाँ पे भी वही है, चलिए सॉल्व करते हैं. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3 आंसर हुआ. 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1/3. यहाँ पे भी इक्वल ही है. 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, यहाँ भी 1/3 है. 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, यहाँ भी 1/3 है. 10 1 जा 10, 10 3 जा 30, यहाँ भी 1/3 है. तो सभी इक्वल है, तो ये मतलब फॉलो करते हैं. तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सेकंड का आंसर यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं. तो क्या लिखेंगे, एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड. अब सेकंड देखते हैं यहाँ पे. इफ एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंप्लीट टेबल. चलिए फाइंड करते हैं. अब यहाँ से हम थोड़ा सा रूल्स आपको बता देते हैं कि एग्जैक्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शनल क्या होते हैं. ध्यान से देखिएगा, प्रोपोर्शनल है क्या. एग्जैक्ट प्रोपोर्शनल है एक रेशियो से बना हुआ कॉम्बिनेशन. ठीक है, जैसे हम रेशियो में अगर आपको बोलें कि आप दो वेरिएबल्स को रेशियो पे करें, तो हमने ये रेशियो बी कर दिया. अगर हम और बोलें कि और आप रेशियो करें, तो हमने कर दिया सी रेशियो डी. अब दो रेशियो को जो ज्वाइन करता है उसी को बोलते हैं प्रोपोर्शन. ये बात याद रखिएगा. क्लियर, अगर आपके पास 4 स्टेप नहीं है तो आप प्रोपोर्शंस नहीं कर सकते, या तो फिर आपके पास अगर 3 स्टेप है, मान लीजिए ये, तो इसे हम मीडियम प्रोपोर्शन बोलते हैं. आई थिंक आपको मिलेगा शायद, अलग मैटर है. या फिर इसे हम बोल सकते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, याद रखिएगा. या फिर इसी स्टेप पे आपका मीडियन प्रोपोर्शन होता है. ठीक है, इसका सॉल्यूशन थोड़ा मतलब आपकी बुक्स में तो अवेलेबल नहीं है, तो हम फिर भी आपको बता दिए. और ये कहलाता है आपका फोर्थ प्रोपोर्शन. क्या कहलाता है, फोर्थ प्रोपोर्शन.
ठीक है, यानी दो रेशियो को कॉम्बिनेशन को जो ज्वाइंट करता है उसे हम फोर्थ प्रोपोर्शन बोलते हैं। अब लिखते कैसे हैं, रेशियो को हम क्या लिखते हैं अपॉन पे, जैसे ए रेशियो बी है तो हम इसे क्या लिखेंगे ए अपॉन बी। प्रोपोर्शन का जो सिंबल होता है वर्क करना होता है तो वहाँ पे प्रोपोर्शन का सिंबल है इक्वल, ये भी याद रखिएगा। और सी अपॉन डी ये हो गया आपका वर्क, और यही फार्मूला होता है प्रोपोर्शन का, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। अब यही वर्क हम यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, देखिए कैसे भाई, ये हमारे पास दो हैं, एक नहीं है, तो यहाँ पे हम लेट कर लिए छोटा सा x। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम फर्स्ट स्टेप में चलते हैं, 3/15 अभी हमने बताया अपॉन, अब ये है प्रोपोर्शन का सिंबल। अब 5 अपॉन यहाँ पे हमने x कर दिया। चलिए सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, x में 3 का 3x, 15 में 5 का इंटू बिल्कुल भी मत करिएगा क्योंकि कैंसिल तो होना ही होना है। सो x इक्वल टू 15 इंटू 5/3, 3 5 जा 15, सो x इक्वल टू 5 5 जा 25, यानी यहाँ पे आपका आंसर क्या हुआ x के प्लेस पे 25। सॉरी यहाँ पे 45 है, हमने 15 कर दिया है तो 45 कर लेते हैं, यहाँ पे भी 45 हो जाएगा, यहाँ भी 45, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3 से कट करते हैं तो 15 3 जा 45, 15 5 जा 75 हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका आंसर यहाँ पे हुआ 75। क्लियर, 75। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो यहाँ पे आप लाइन ड्रा करके 1 बाय 1 आगे बढ़ते चलिए। अब यहाँ पे देखिए 5/75 है। अब यहाँ पे इसे हम ले लेते हैं y, तो इक्वल टू y अपॉन 90। क्लियर, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, y में 75 का तो 75y इक्वल टू 90 इंटू 5। ओके, अब y को स्टॉप कर दीजिए, 90 इंटू 5 अपॉन 75, 15 5 जा 75, अब 15 6 जा 90, तो यहाँ पे आपका आ गया ओनली 6। तो यहाँ पे आपका आंसर हुआ y के प्लेस पे 6। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो 1 बाय 1 आप आगे बढ़ते चलिए। यहाँ पे देखिए 6/90 है ना, इक्वल टू, इस बार हम यहाँ पे z ले लें, आपकी मर्जी, आप x1 y1 z1 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। z अपॉन 120, क्रॉस मल्टीप्लाई, 90 में z 90z, 120 में 6, 120 इंटू 6, इंटू बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि कैंसिल तो होना ही है, तो 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, यानी z की वैल्यू क्या आ गई 8। तो यहाँ पे आ गया आपका 8। अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, 8/120, 8/120। अब इस बार यहाँ पे ले लेते हैं p इक्वल टू p अपॉन, सॉरी ऊपर तो 10 है, नीचे p है ना, डाउन साइड पे p है। वर्क करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 में p का 8p, 120 इंटू 10। ओके, सो p इक्वल टू 120 इंटू 10 अपॉन 8। सो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 30, और 2 से कट कर दीजिए आप 10 को, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, तो 150, ये p की वैल्यू आ गई। तो p के प्लेस पे हुआ 150। ये हुआ आपका फर्स्ट का सॉल्यूशन। ओके, अब बात करते हैं सेकंड नंबर। अब देखिए यहाँ एक्स वाई 4 7 है, तो इस बार हम यहाँ पे ले लेते हैं क्या, x ही ले लेते हैं फर्स्ट स्टेप। चलिए x के अकॉर्डिंग अब ये स्टेप को हम सेकंड यहाँ पे वर्क करते हैं। देखिए 4/7 फर्स्ट है, 4/7 इक्वल टू 8/x। चलिए सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, x में 4 4x, 7 इंटू 8, सो x इक्वल टू 7 इंटू 8/4, 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, 14 आया, तो यहाँ पे हो गया आपका आंसर 14 फर्स्ट। अब 8/14 का नेक्स्ट स्टेप, 8/14 इक्वल टू, चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं y। ओके, तो y/21। चलिए अब सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 14 में y का 14y, 8 इंटू 21, सो y इक्वल टू 8 इंटू 21/14।
14 ओके एंड 2 4 जा 8 2 7 जा 14 7 3 जा 21 सो y इक्वल टू 4 3 जा 12 तो y के प्लेस पे क्या आ गया 12। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम z ले लेते हैं ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 12/21 तो यहाँ पे आप कर लीजिए 12/21 इज इक्वल टू 20/z 20/z क्रॉस मल्टीप्लाई और नेक्स्ट आप क्या लेंगे यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा। चलिए पहले सॉल्व करेंगे तो ही तो हम नेक्स्ट स्टेप पाएंगे। तो z में 12 का 12z इक्वल टू 21 इंटू 20 सो z इक्वल टू 21 इंटू 20/12 सो 4 3 जा 12 4 5 जा 20 3 7 जा 21 7 5 जा 35। चलिए z की वैल्यू 35 आई तो यहाँ पे कर देते हैं 35। अब यहाँ पे कर लेते हैं फिर से p तो 20/35 इक्वल टू 28/p क्रॉस मल्टीप्लाई 20p इक्वल टू 35 इंटू 28 सो p इक्वल टू 35 इंटू 28/20 ओके 4 5 जा 20 4 7 जा 28 5 7 जा 35 एंड p इक्वल टू 7 7 जा 49 सो आंसर p इक्वल टू 49। तो यहाँ पे कर देते हैं 49। ये आपका सॉल्व हुआ कंप्लीट हुआ सेकंड नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड को स्टार्ट करने से पहले हम बता दे रहे हैं कि अब हम जो रूल्स बताने वाले हैं ये बुक्स में अवेलेबल नहीं है और आपके लिए एक बेस्ट ट्रिक के साथ हम इसे सॉल्व करेंगे और आपको बहुत पसंद भी आएगा। कुछ जैसे एग्जाम्पल पे आपके एग्जाम्पल थर्ड पे ये ऐसे दिए हैं, आपको ये बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इससे भी बेस्ट हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। इफ़ 1 डजन पेंसिल 1 डजन मीन्स 12 ठीक है। पेंसिल कास्ट 21 रुपीज़ फाइंड द कास्ट ऑफ 1 स्कोर पेंसिल यानी 1 पेंसिल की प्राइस पूछी गई है ठीक है। तो आपसे जो डिस्कशन किया गया है वो आप यहाँ पे शो कर दीजिए। लेट कास्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू x आप इसे x कर लीजिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। पहले इस क्वेश्चन में क्या क्या है। इस क्वेश्चन में 2 ही चीज़ें हैं। पहला है पेंसिल, दूसरा है उसका प्राइस राइट। तो आप पेंसिल फर्स्ट कर लीजिए या फिर रुपीस कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आप यहाँ पेंसिल कर लीजिए। हमने अभी आपको प्रोपोर्शन बताया था और थोड़ा डिस्टेंस पे आप रेशियो कर लीजिए और यहाँ पे आप रुपीस कर लीजिए राइट। और हमने आपको बताया था कि जब 2 रेशियो को ऐड करते हैं तो वहाँ पे प्रोपोर्शन होता है। अब ये बताइए आपने फर्स्ट पे किससे लिखा पेंसिल को, तो आप फिर से यहाँ पे पेंसिल लिख दीजिए। फिर से आप पेंसिल लिख दीजिए। जो आपका फर्स्ट पे होगा उसी को आप फिर से रिपीट पहले कर दीजिए। फिर से रेशियो करिए और फिर से आप रुपीस कर दीजिए। ये आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन या रूल्स होगा। अब देखिए फर्स्ट स्टेप में आपके पास क्या चीज़ दिया हुआ है। 12 पेंसिल का प्राइस दिया है 21। पहले कितना है पेंसिल 12, वहाँ पे आप कर दीजिए 12। जहाँ पे पेंसिल है उसके आगे आप कर दीजिए 12 ठीक है। फर्स्ट स्टेप 12 कर दिए। उसका रुपीस दिया है, बिल्कुल दिया है, कितना है 21, वो 21 आप यहाँ पे कर दीजिए ठीक है। अब पेंसिल पहले में था, हमने 12 पेंसिल कर दिया, उसका दिया है रुपीस 21 ओके। देन प्रोपोर्शन के आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कितने पेंसिल की बात की गई है आगे, फाइंड द कास्ट ऑफ 1 रुपीस से मतलब नहीं है, हम पेंसिल की बात कर रहे हैं। आप कितने पेंसिल की प्राइस डिमांड कर रहे हैं 1 पेंसिल, यहाँ 1 है ना, तो वो 1 को आप यहाँ पे कर दीजिए ठीक है। अब रुपीस, हमने रुपीस क्या कर लिया, लेट द कास्ट ऑफ 1 पेंसिल रुपीस x, हमने लेट क्या किया x, उस x रुपीस को यहाँ पे कर दीजिए, तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे ना। अब इसके करने के बाद अपॉन कर दीजिए। आपको कोई भी बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 12 है तो 12 आप कर दीजिए, रेशियो अपॉन 21 21। अभी हमने बताया था प्रोपोर्शन का सिंबल
इज इक्वल टू 1 पेंसिल 1 कर दीजिए अपॉन x हो गया। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई से, कोई बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। 12 में x का 12x इज इक्वल टू 21 में 1 का 21, सो x इज इक्वल टू 21 अपॉन 12। तो 12 1 जा 12.12 7 जा 84.5, ये आपका प्राइस आ गया। सो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज 1.75 रुपीज़, ये आपका आंसर हुआ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं सेम वे पे। इफ़ अ लेबर अर्न्स ₹672 पर वीक, एक लेबर है जो कर्मचारी है, काम करने वाले, ठीक है, लेबर मजदूर, वो एक हफ्ते में 672 रुपीज़ कमाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हो रहा है कि हाउ मच विल ही अर्न इन 18 डेज, मतलब वो 18 डेज में कितना कमाएगा। तो भाई 1 वीक मीन्स क्या होता है 7 डेज, 1 वीक में तो 7 डेज होते हैं। तो यहाँ पे हमने दो ही बातें हुई हमारे पास, क्या डेट और मतलब डे, डेट वही हो गया डे और अर्न, दो ही चीज़ें हैं ना, क्योंकि हमें ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सिर्फ दो ही चीज़ें, जैसे पेंसिल रुपीज़ कि उसकी प्राइस क्या है, इसमें क्या है टाइम एंड उसका कमाई अर्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन पे सबसे पहले आप लेट ज़रूर करिए जो चीज़ यहाँ पे डिस्कशन की गई है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, लेट अर्न इन 18 डेज इक्वल टू क्या कर लेते हैं x। क्लियर। अब चलिए स्टार्ट करते हैं जैसे हमने अभी आपको बताया। सबसे पहले अर्न लिखना चाहते हैं तो अर्न लिख लीजिए, टाइम लिखना चाहते हो टाइम लिख लीजिए। तो चलिए हम अर्न पहले लिखते हैं। उन्होंने अर्न कितना किया 672। तो आप चाहें तो रेशियो पहले बना लीजिए और यहाँ पे डे है तो डे कर लीजिए, फिर प्रोपोर्शन कर लीजिए, फिर अर्न कर लीजिए यहाँ पे, और फिर रेशियो और फिर डे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे आप बताइए अर्निंग कितना हुआ 672, तो यहाँ पे 672 कर लीजिए। डे 1 वीक यानी 7 डे, चलिए डेज कर देते हैं। तो फिर अर्न यहाँ पे नहीं पता एक्स है तो एक्स लिख लीजिए, और डे कितने 18 तो 18 कर दीजिए, बस हो गया सिंपल। अब चलिए सॉल्व करते हैं। 672 अपॉन 7 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 18, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स में 7 7x, 672 इंटू 18, इंटू तो बिल्कुल भी मत करिएगा क्योंकि कैंसिल हो जाए उसके बाद ही इंटू करेंगे। 7 9 जा 63, 4 रिमाइंडर, 7 6 जा 42, सो x इक्वल टू 96 इंटू 18, तो कितना आ गया 1728 रुपीज़। क्लियर। सो लेबर अर्निंग इन 18 डेज रुपीज़ 1728, ये आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ $175 कॉस्ट 7350 रुपीज़, मतलब $175 का प्राइस कितना है 7350। कैसे, जैसे इंडिया में भी $1 का कितना है प्राइस, आई थिंक 72 रुपीज़ है, ठीक है $1। वैसे ही $175 का प्राइस क्या है 7350। तो इसमें ये डिस्कशन करने के लिए बोला गया कि हाउ मेनी डॉलर्स, कितने डॉलर्स को परचेस किए जाए कि उसकी प्राइस 24,024 हो जाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व में हम सबसे पहले लिखेंगे लेट नंबर ऑफ डॉलर, ठीक है, नंबर ऑफ डॉलर्स इक्वल टू एक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं वैल्यू पुट करना। पहले डॉलर लिखना चाहते हैं डॉलर लिख लीजिए, 175 ये डॉलर हुआ। उसके बाद रुपीज़ लिखना है तो रेशियो कर लीजिए 7350 रुपीज़। भाई पहले आपने डॉलर किया तो यहीं डॉलर होगा, ठीक है, तो डॉलर्स यहाँ पे एक्स होगा क्योंकि हमने तो लेट किया। रुपीज़ यहाँ पे है तो रुपीज़ कितना है 24,024, अपॉन करते हैं तो 175 अपॉन
7350 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 24024। क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स में मल्टीप्लाई 7350x इज इक्वल टू 175 इंटू 24024। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए एक्स को अगर हम स्टॉप कर दें तो ट्रांसफ़र करेंगे तो 175 इंटू 24,024 अपॉन 7350 और डिवाइड करने पे 175 को अगर हम इससे कट करें तो कितना आता है 42। ओके। और 42 से 24,024 को डिवाइड करने पे 572, तो 572 डॉलर्स हमें यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ 572। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ अ कार ट्रेवल 67.5 किलोमीटर इन 4.5 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, ये तो एवरेज की बात है कि एक कार, ये जो कार है वो 4 मान लीजिए 5 लीटर में 68, मान लीजिए 68 किलोमीटर ट्रेवल करती है। ठीक है, तो हाउ मेनी किलोमीटर विल इट ट्रेवल 26.4 लीटर पेट्रोल। भाई 5 लीटर में 70 किलोमीटर समथिंग चलती है, तो 26 लीटर में तो बहुत ज़्यादा चलेगी, कम से कम नहीं तो 150-200 तो चलेगी ना। तो चलिए चेक करते हैं कितना चलती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे लेट ट्रेवल है ना, तो लेट डिस्टेंस कवर्ड या डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इक्वल टू एक्स ले लेते हैं और फिर सेटअप करते हैं वही रूल से। तो पहले क्या लिखना चाहते हैं आप, किलोमीटर कि लीटर? भाई दो ही चीज़ें हैं, चलिए किलोमीटर लिखते हैं। तो 67.5 किलोमीटर फर्स्ट, तो उसका लीटर आप बोलिए 4.5, ये हुआ आपका लीटर प्रोपोर्शनल। अब पहले आपने क्या लिखा, डिस्टेंस, तो भाई डिस्टेंस यहाँ पे होना चाहिए, और डिस्टेंस तो भाई यहाँ एक्स है। अब यहाँ पे क्या हो गया, कितने लीटर हैं, 26.4 लीटर। चलिए अपॉन करते हैं, तो 67.5 अपॉन 4.5 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 26.4। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4.5 एक्स इज इक्वल टू 67.5 अपॉन 26.4। सो एक्स इज इक्वल टू 67.5 अपॉन 26.4 और डाउन साइड आ जाएगा आपका 4.5। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम इन सभी का पॉइंट हटाने वाले हैं और चेंज करने वाले हैं। अगर इसका पॉइंट अगर हम यहाँ से हटा दें तो क्या होगा, 1 बाई 1 समझिएगा। अगर हम इसका पॉइंट हटा दें तो पॉइंट किधर कितने डिजिट हैं, 1, तो 10 हो जाएगा डाउन साइड। समझ में आ गई बात, हमने सिर्फ एक को चेंज किया। अब बात करते हैं नीचे, तो यहाँ पे देखिए 26.4 है ना, तो डाउन साइड है, तो हम 26 पॉइंट हटाएंगे तो 264 हो जाएगा। अब पॉइंट किधर कितने डिजिट है, 1, तो भाई अपॉन 10 होगा, तो 10 कहाँ से हो जाएगा, ऊपर, क्योंकि ऊपर से चेंज किए तो नीचे आएगा, नीचे से चेंज किए तो ऊपर होगा। अभी भी नीचे ही है देखिए 4.5, इसका भी पॉइंट आप हटाइए तो 45 अपॉन 10, क्योंकि पॉइंट किधर 1 डिजिट है, तो वो भी 10 ऊपर ही जाएगा। चलिए 10 से 10 एक कैंसिल, चलिए 15 से कट करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, 15 3 जा 45 और 15 4 जा 60, 7 रिमाइंडर, 15 5 जा 75। अरे 3 से और कैंसिल हो रहा है, यानी तो पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, यानी 15 टर्म्स में कैंसिल। चलिए आगे देखते हैं, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 2 रिमाइंडर, 3 8 जा 24। सॉरी, हमने यहाँ पे तो सॉल्व ही, मल्टीप्लाई ही रॉन्ग किया है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कोई गलत नहीं था, लेकिन हमने ये क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा सा रॉन्ग किया। 4.5 के एक्स में करेंगे तो 4.5 एक्स होगा ना, और 67.5 का 26.5 में 4 में करेंगे तो ये होगा इंटू, और हमने इनको डाउन साइड कर दिया, थोड़ा सा ये रॉन्ग हुआ। सो एक्स इक्वल टू 67.5 इंटू 26.4, और ये 4.5 सिर्फ सिंगल होगा ना डाउन साइड।
चलिए चेंज करते हैं इसको, कोई बात नहीं, पॉइंट हटाते हैं तो 60 वही हो गया आपका पॉइंट, एक डिजिट 10 हो गया, और यहाँ 26 है, 4 इंटू ये भी 10 हो गया। अब 4.5 है तो इसे कर देते हैं 45 इंटू 10। ओके, ये डाउन से ऊपर चला गया, वैसे भी यहाँ हमने समझा दिया आपको। अभी एक 10 से 10 कैंसिल, और यहाँ तो ऑलरेडी आपने देखा है कि 45 से ये 15 टर्म्स में कैंसिल होता है, तो ये कट हो गया आपका 15 पे, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से कट कर देते हैं 264 को, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। सो अब यहाँ पे इंटू कर देते हैं, वही हमारा आंसर होगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इतने किलोमीटर ट्रेवल करेगी कार, ये आपका आंसर हुआ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इफ द थिकनेस ऑफ अ pile of 12 cardboard sheet is 45 mm, okay, then how many sheets of same cardboard would be 90 centimeter thick? ठीक है, मतलब यहाँ पे दिया गया है एक, so if the thickness of pile of 12 cardboard sheet 45 mm है, then how many sheets, हमें ये सर्च करना है कि कितने sheets होंगे जिनका थिकनेस मतलब मोटाई 90 सेंटीमीटर होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ कार्डबोर्ड सीट इक्वल टू x। अब चलिए सेटअप करते हैं। फर्स्ट में 12 कार्डबोर्ड है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 12, ये मान लीजिए हमने कार्डबोर्ड लिख दिया CB, ओके, रेशियो। आगे बढ़ते हैं, ये आपका सीट की मतलब क्या है, थिकनेस है 45 mm। चलिए ये हुआ 4th प्रोपोर्शन, राइट। अब आगे दिया हाउ मेनी सीट्स, तो भाई यहाँ सीट्स तो हमारे कार्डबोर्ड है ही नहीं है, हमें इसी को लेट करना है, तो यहाँ पे कर देंगे x, जिसका थिकनेस कितना है 90 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ सेंटीमीटर और यहाँ क्या है mm, पहले हम इसे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ओके, आप स्केल तो देखे ही होंगे ना, इस स्केल में आप यहाँ 0 देखे होंगे, मतलब 15 सेंटीमीटर तक होता है, तो 0 से 1 के बीच जो कॉलम होते हैं 5 6 7 8 9 ये 10, ये अंदर अंदर ये खाने होते हैं, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, mm बोलते हैं। क्या बोलते हैं, mm, यानी 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 10 mm। तो भाई आप सेंटीमीटर को ही mm बना लीजिए, अदरवाइज mm को अगर सेंटीमीटर बनाएंगे तो डेसिमल होगा। तो 90 सेंटीमीटर में 10 का और इंटू कर दीजिए, भाई 1 सेंटीमीटर में 10 mm, तो 90 में 10 और इंटू कर दीजिए, कितना हो गया 900 mm। अब आप सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12/45 इज इक्वल टू x/900, क्रॉस मल्टीप्लाई, x में 45, सो 45x इज इक्वल टू 900 इंटू 12, सो x इक्वल टू 900 इंटू 12/45। अब ध्यान से देखिएगा, 45 2 जा 90 होता है, इतना तो 2 हो गया, एक 0 है और एक 0 बढ़ा दीजिए, ये आपका कैंसिल, सो 12 2 जा 24, इतने आपके कार्डबोर्ड सीट लगेंगे। ठीक है, बोर्ड सीट, ये आपका हुआ आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ए फोटोग्राफ, देखिए आप है बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के थ्रू पे देखा जाता है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से, तो इन लार्ज जब उसे बड़ा किया गया, मतलब माइक्रोस्कोप से देखा गया, मान लीजिए किसी चीज़ में देखा गया, दही में या किसी भी चीज़ में, तो 1 लाख टाइम्स अटेंड अ लेंथ 4 सेंटीमीटर। देखिए 1 लाख टाइम्स मतलब 1 लाख टाइम्स जब देखा गया तो उसमें हमें कितना लार्ज दिखा, 4 सेंटीमीटर। ये तो चलिए हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन से बाहर। व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, देखिए व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, तो भाई इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। इफ़ द फोटोग्राफ इन लार्ज 25,000 ओनली, मतलब 1 लाख से 25,000 अगर टाइम्स है तो उसका एग्जैक्ट लेंथ क्या होगा। पहले तो हम ये सॉल्व कर लें भाई, मैथमेटिक्स, ये तो साइंस है, तो पहले मैथमेटिक्स कर लें, फिर उसके बाद हम एक्चुअल लेंथ बताएंगे।
लेट द लेंथ, लेट द एक्चुअल लेंथ है ना, सॉरी, लेट द इनलार्ज लेंथ, यहाँ पे कर देते हैं x। अब देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले टाइम्स दिया है तो टाइम्स यहाँ कर लेते हैं 1 lakhs रेशियो, भाई ये क्या है, टाइम्स है, याद रखिएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 lakhs टाइम्स रेशियो, देन आफ्टर लेंथ 4 सेंटीमीटर लेंथ, इसमें थोड़ा लिखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन ही ऐसा है ना। और फिर 25,000, तो यहाँ पे आप कर लीजिए 25,000 टाइम्स रेशियो, और हमें इसका लेंथ फाइंड करना है तो हमने पहले ही एक्स कर लिया। चलिए सॉल्व करते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि इसका एग्जैक्ट लेंथ क्या है। तो 1 lakhs अपॉन 4, 25,000 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो x इंटू 1 lakhs इक्वल टू 25,000 इंटू 4, चाहे तो आप इंटू कर सकते हैं, 25 4 जा 100, तो ये 100 तो ये हुआ और 3 0 एक्स्ट्रा है, तो ये तो सेम आ गया ना, ये कैंसिल हो गया, यानी उसका लेंथ कितना हुआ 1 सेंटीमीटर। क्लियर, इन लार्ज लेंथ मतलब सबसे बड़ा लेंथ क्या हुआ उनका, सो बैक्टीरिया लेंथ इज 1 सेंटीमीटर। अब हमें एक्चुअल क्वेश्चन था व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। चलिए एक्चुअल लेंथ बैक्टीरिया करते हैं, लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, तो यहां पे दिया हुआ ध्यान से देखिएगा 1 lakhs 4 सेंटीमीटर लेंथ, यही है ना, 1 lakhs टाइम्स 4 सेंटीमीटर लेंथ, तो भाई यहाँ पे दिया है 4 सेंटीमीटर लेंथ, क्योंकि हम तो लेंथ एक्चुअल लेंथ फाइंड करना है, तो 4 सेंटीमीटर लेंथ कितना है 1 lakhs टाइम्स, ठीक है। सो 1 सेंटीमीटर लेंथ, सॉरी, सो यहाँ पे 1 टाइम्स का हमको जानना है, क्योंकि भाई जब 1 lakhs देखते हैं तो 4 सेंटीमीटर आता है, तो 1 टाइम्स क्या हो जाएगा 4 अपॉन 1 lakhs, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 से हम इसे कट कर सकते हैं, या फिर ध्यान से देखिए क्योंकि यहाँ पे लैक्स में कितने ज़ीरो हैं 1 2 3 4 5, क्या हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म पे 10⁵ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो 1 टाइम्स लेंथ ये आपका चल रहा है, तो इसे हम अगर न्यूमरेटर पे लेके चले तो क्या 10⁻⁻5 होगा, बिल्कुल होगा। क्लियर, और यही आपका एक्चुअल लेंथ है, क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया का लेंथ फाइंड करने के लिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पे ही लिखना पड़ता है। आप ऐसे नहीं लिख सकते 1 lakhs या 45,000, ऐसे नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म पे देना पड़ता है, और ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, ये आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे, सो थैंक यू, हैव नाइस डे।